क्या रजनी को लोन मिलेगा? रजनी कौन है और आपको क्या फर्क पड़ता है रजनी को लोन मिले या ना मिले? पर आज दोस्तों मैं जो टॉपिक उठाने जा रहा हूं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में है जो भारत ने बनाई है। वी शुड बी प्राउड दैट इंडिया हैज क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट, जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टैक, जिसके बारे में भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी लोगों ने बात करी है। और ये पहला ऐसा एपीआई का आर्किटेक्चर है जो और किसी देश में इतने वृहद पैमाने पे नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो चीजें हैं शायद वो कुछ और देशों के पास नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया स्टैक क्या है, पहली चीज। दूसरी, क्या रजनी को लोन मिलेगा और ये रजनी है कौन? आप भी क्यूरियस होंगे ये क्या है, ये रजनी कौन है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो भी जानेंगे कि कैसे हम रजनी को लोन दे सकते हैं, आई स्पिरिट क्या है, इंडिया स्टैक क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है। और आपने बार बार सुना होगा इंडिया स्टैक है, कुछ नया है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इंडिया स्टैक से क्या फायदा होगा। आज मैं आपको डिटेल में इंडिया स्टैक के बारे में बताऊंगा, इतनी सरलता से समझाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई इंडिया स्टैक को लेकर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि इंडिया स्टैक क्या है और क्यों रजनी को लोन मिलना जरूरी है और रजनी कौन है। तो इंडिया स्टैक क्या है? वो एपीआई का एक आप कह सकते हैं एक बंच है, एक आर्किटेक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसके द्वारा सरकार, बिजनेसेस, स्टार्टअप और आप कह सकते हैं जो डेवलपर हैं वो एक कैसा आप कह सकते हैं एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, एक ऐसा एक तरह से आप कह रहे हैं सिस्टम बनाते हैं जिससे एक दूसरे का डेटा लेके और ये जो बिजनेसेस हैं, ये जो सरकार है, एक दूसरे का डेटा एक तरह से यूज करके पर सिक्योर्ड मेथड में, कंसेंट के साथ। इन सब चीजों की मैं बात करूंगा, कंसेंट क्यों जरूरी है, क्यों हम इसको कह रहे हैं कितना सिक्योर्ड है और ऐसा मेथड है जो और किसी जगह नहीं है, इसके बारे में बात करूंगा। पर अभी के लिए सरल भाषा में समझने के लिए ये समझिए कि ये एक ऐसा एपीआई का आर्किटेक्चर है, एक सिस्टम है जिसके द्वारा एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ एक सिक्योर्ड फॉर्मेट में, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डेटा शेयर करती है और कोशिश करती है कि हम कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज या डेटा को ट्रैवल कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक और एक कस्टमर की लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, जैसे कि रजनी। क्या हम रजनी को लोन दे सकते हैं इसके द्वारा या नहीं? आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात, कोई भी आपको बोले इंडिया स्टैक, देखिए इंडिया स्टैक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं पीयूष इंडिया स्टैक क्या है, मुझे इस सॉफ्टवेयर है सीखना पड़ेगा क्या? देखिए इंडिया स्टैक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस नहीं चल रहा आपने इंडिया स्टैक लगा दिया। इंडिया स्टैक अगर मैं समझाऊं तो ये एक कह सकते हैं एक एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक आर्किटेक्चर है। जैसे मकान बनता है ना आपका, तो एक ब्लूप्रिंट बनता है, उसका एक नक्शा बनता है, तो आप कह सकते हैं नक्शा है। लेकिन इस नक्शे में एक और बड़ी चीज ये है कि ये इस नक्शे में ये एक्चुअली एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा है जिसमें चीजें हो रही हैं, काम हो रहा है, बस एक फोटो नहीं है कि आपने बस कुछ सॉफ्टवेयर लिख दिए, कुछ कोडिंग लिख दी और हो गया। ये एक अलग अलग एपीआई का सिस्टम है और इस एपीआई सिस्टम एक फाउंडेशन को बनाता है जिसके ऊपर फिर मकान बनते हैं। जब मैं मकान की बात कर रहा हूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज हो सकते हैं, सिम कार्ड जो आपको मिलता है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। इस इंडिया स्टैक को बनाने में आई स्पिरिट नाम की संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम जानते हैं आई स्पिरिट क्या है, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है और क्यों इसका इतना बड़ा योगदान रहा है। तो अगर हम आई स्पिरिट को एक सिंपल भाषा में समझें तो वो आप कह सकते हैं कि एक संस्था है जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, जिसका प्रॉफिट कमाना मकसद नहीं है। इसमें क्या होता है कि कुछ फुल टाइम फेलो हैं और कुछ जो है वो पार्ट टाइम फेलो हैं। और इसके बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, किसी छोटी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। एक ऐसे वॉलंटियर हैं जो कि डिजिटल इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने आइडियाज के थ्रू, अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो इसमें अलग अलग वर्टिकल आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके इनके बारे में जान सकते हैं क्या है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वॉलंटियरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इंडिया स्टैक एक थिंक टैंक है इंडिया का, जहां पे वो एक आज से 30 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद एक हेल्थ सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज या डेटा प्रोटेक्शन कैसा दिखना चाहिए, इसके बारे में ये सोचते हैं, नया नया आइडियाज लेके आते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अलग अलग एक कैसे कहते हैं ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और नई आइडियाज पे लेके आते हैं और पॉलिसीज सजेस्ट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यूपीआई है। यस दोस्तों, जो आप लोग यूज करते हैं यूपीआई, वो इंडिया स्टैक का एक पार्ट है। जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो इंडिया स्टैक का पार्ट है। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। पर अभी मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा हूं कि आई स्पिरिट एक संस्था है जो कि इन सब चीजों पे काम करती है और इंडिया स्टैक में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्पिरिट का बहुत बड़ा योगदान रहा है बहुत सारी चीजों में। जैसे अगर आप जानते होंगे तो एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर है,
या फिर आप कह सकते हैं ओकेन एक नया आया है जिसके माध्यम से लेंडिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, आज बस इंडिया स्टैक पे और रजनी पे फोकस करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इंडिया स्टैक है क्या, और उसके लिए उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि ये जैम ट्रिनिटी क्या होता है। आप लोगों ने सबने सुना होगा जैम ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी, ये क्या होता है? देखिए जैम ट्रिनिटी क्या है, जनधन, आधार और मोबाइल, ये तीन चीजें जो हैं वो इंडिया स्टैक का बेस है, प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब अगर जनधन ना हो, जनधन की बात कर रहे हैं जब हम, तो जनधन बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। आज के डेट में जनधन को हम एक नॉर्मल बैंक अकाउंट भी कह सकते हैं, पर ये प्रधानमंत्री जनधन योजना में जब बहुत सारे खाते खुले थे तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जैम ट्रिनिटी का यूज किया गया था कि जे फॉर जनधन। पर आज के डेट में आप कोई भी बैंक अकाउंट मान सकते हैं। तो जैम ट्रिनिटी में जनधन एक बैंक अकाउंट है, एक बैंक का खाता है। ए फॉर आधार, आधार जिसके माध्यम से आप हम सिम कार्ड ले सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और इसके सारे बेनिफिट्स आपको पता हैं, तो उस बारे में मैं डिटेल में नहीं जा रहा। और तीसरी जो चीज है वो है मोबाइल, यानी कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, चाहे वो फीचर फोन हो सकता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो सकता है। अगर स्मार्टफोन होता है तो उससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और अगर एक फीचर फोन है तो उससे थोड़ी लिमिटेड सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन इस जैम ट्रिनिटी को ऐसे बनाया गया है कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी इंडिया स्टैक में पार्टिसिपेट कर सकता है और करता है। और जब मैं इसका बारे में बताऊंगा तो आप कहोगे अच्छा, मेरे पास तो फीचर फोन है पर फिर भी मैं शायद इसका बेनिफिट उठा चुका हूं या उठा सकता हूं। मैं एक चीज के बारे में और बताना चाहूंगा, बहुत सिंपल सी चीज है। लोग कुछ सवाल पूछेंगे, आप एपीआई की बात कर रहे हो, इंडिया स्टैक में बहुत सारे एपीआई होते हैं। तो मैं कुछ उन दोस्तों के लिए जो शायद इस इंडस्ट्री के नहीं है या इतने टेक्निकल नहीं है, समझना चाहते हैं कि एपीआई होता क्या है, आप गूगल कर सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। पहला, जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, वो एक एपीआई का यूज है। आप गूगल मैप पे कहीं जाना चाहते हैं, वो एक आप कह सकते हैं एपीआई का यूज है। अगर आपने उबर बुक करी है, ओला बुक करी है, और उबर खोलने के बाद आपको गूगल मैप दिख जाता है, आप सोचते हैं उबर के अंदर गूगल कैसे आ गया, तो वो वहां पे भी एक एपीआई काम कर रही है। तो आप एक सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एपीआई जो है वो आप कह सकते हैं दो सॉफ्टवेयर के बीच में बात करने का, चैटिंग करने का एक तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीका है जिसमें क्या होता है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो आप कुछ बोलते हैं और सामने वाला कुछ बोलता है, तो दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन आती है। तो एपीआई का रोल यही है कि दो सॉफ्टवेयर के बीच में बात करवाना, और ये कोडिंग होती है सिंपली। तो उस कोडिंग के माध्यम से दो सॉफ्टवेयर आपस में बातें करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल एपीआई ऐसे समझिएगा। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है आप गूगल करके जान सकते हैं। तो अभी चलते हैं हम इंडिया स्टैक के ऊपर। तो आपने अब ये समझ लिया है कि एपीआई क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया है जनधन, आधार और मोबाइल क्या होता है, जैम ट्रिनिटी क्या होता है। तो अगर हम इस आप कह सकते हैं इमेज के ऊपर देखें, तो ये देखिए कि इंडिया स्टैक है, और आई स्प्रिट जिस एसोसिएशन की मैं बात कर रहा था, ये देखिए उसका फुल फॉर्म है द इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल। ये इस आई स्प्रिट एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है जिसका मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो इंडिया स्टैक बनी हुई है, इसका प्रेजेंटेशन में से मैंने ये स्लाइड ली है, जो आप इस जगह पे जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या चार लेयर है। सब लोग बोलेंगे चार लेयर है एक इंडिया स्टैक के अंदर में, ये क्या चीज है? तो सबसे पहले क्या होता है, इंडिया स्टैक के अंदर में कंसेंट लेयर होता है। कंसेंट लेयर का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप बैंक में खाता खोलने के लिए अपना अंगूठा लगाते हैं, आधार नंबर देते हैं। कितनी बार क्या होता है आपके मोबाइल पे एक ओटीपी पे एक एसएमएस आता है आधार का, तो जब आप वो नंबर देते हैं किसी अकाउंट खोलने के लिए, तो वो आपका कंसेंट है। अच्छा, आपको पता होगा बैंक वाले आपको मना करते हैं कि ओटीपी शेयर मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ओटीपी जो है वो आपका एक आप कह सकते हैं कंसेंट, आपकी एक सहमति देने का एक रास्ता है। तो अगर आपने किसी के साथ ओटीपी शेयर की, इसका मतलब आप अपनी सहमति उस चीज के लिए उसको दे रहे हैं। पेमेंट सेक्शन में क्या होता है, जैसे ही आप ओटीपी शेयर करते हैं, इसका मतलब आप कह रहे हो मैंने आपको ओटीपी दिया, आप इतने पैसे मेरे बैंक से खाते से काट लो। पर ओटीपी का मतलब बस पैसे के लिए नहीं होता है, केवाईसी में भी होता है। जैसे मान लीजिए आधार में जब ओटीपी आता है, अब जब आप ओटीपी सिस्टम में डालते हैं तो आप अपनी केवाईसी दे रहे हैं उस ओटीपी के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ, ओटीपी जो है वो आपका कंसेंट लेने का एक तरीका है। और वो कब हो सकता है तरीका, जब मान लीजिए आप वहां पे नहीं है। अगर आपको किसी जगह फॉर्म साइन करना है, आप कहीं और बैठे हैं, साइन ऑनलाइन हो रहा है लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर, आप वहां पे जाके फिजिकली हाथ से साइन या अंगूठा नहीं कर सकते। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, ओटीपी आप सिस्टम में डालते हो, तो ओटीपी जो है वो आपके अंगूठे या सिग्नेचर का काम करता है। ठीक है, तो वो कंसेंट है, आपकी सहमति है। तो पहला जो लेयर होता है इंडिया स्टैक में वो है कंसेंट लेयर, मतलब आपकी सहमति हम कैसे कैप्चर करेंगे
पर ये याद रखिएगा, ये सिक्योर्ड फॉर्मेट में कंसेंट कैसे कैप्चर करेंगे वो बहुत जरूरी है। कंसेंट का मतलब है कि आपने किसी चीज की सहमति दी, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टोर करके कुछ भी उसके साथ कर सकता है, तो ये बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्मेट में होता है। दूसरा लेयर है कैशलेस लेयर। इसका मतलब कि अब हम कैश की बातें नहीं करेंगे, हम कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, हम कैशलेस करना चाहते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री को ट्रैक करें तो आपने देखा होगा यूपीआई का ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गया है, मोबाइल वॉलेट का ट्रांजैक्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन, आप देखेंगे एनईएफटी आरटीजीएस भी अब धीरे धीरे 24/7 हो चुके हैं या हो रहे हैं। और तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, तुरंत जो सेकंड में पैसा चला जाता है थैंक्स टू कैशलेस सिस्टम, इसकी वजह से ये इंडिया स्टैक में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। और मैं आपको बताऊंगा कि रजनी को लोन मिलने में इसका क्या योगदान है। आगे बढ़ते हैं पेपरलेस लेयर के ऊपर। सो ये जो पेपरलेस लेयर आप यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पेपरलेस लेयर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको अपना आधार का ऑथेंटिकेशन करना है, आपको अपनी ई केवाईसी देनी है। ये कहाँ आपने यूज करा होगा? अगर आपने किसी का सिम लिया है मोबाइल का, तो याद है पहले आप आधार नंबर देते थे, अंगूठा देते थे, आपका सिम कार्ड एक्टिव हो जाता था कुछ ही घंटों में। या फिर आपने बैंक में खाता खोला होगा, तो वो जो है वो पेपरलेस है। आपने कोई फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उस केस में, हालांकि हमने शायद दिया हो, पर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में आप बस अपना अंगूठा लगाओ, ओटीपी दो और आपका खाता खुल जाएगा। अभी भी बहुत सारे बैंक्स ऑनलाइन खाता खोलते हैं जिसमें आपको आधार, पैन नंबर और ओटीपी के बेसिस पे खाता खुल जाता है। वीडियो केवाईसी करते हैं और खाता खुल जाता है। इसका मतलब क्या है? आपको पेपर प्रिंट आउट, फोटोकॉपी सब कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम लास्ट लेयर पे आते हैं जो कि है प्रेजेंसलेस लेयर। इसमें क्या होता है कि आपको फिजिकली वहां प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। वो अगर आप जैसे मान लीजिए मैंने कहा ओटीपी के माध्यम से कंसेंट दे सकते हैं, इसका मतलब आपको वहां पे जाके पेपर साइन करने की जरूरत नहीं है। आप दूर से ही किसी और जगह बैठ के मोबाइल का ओटीपी शेयर करते हैं जब उस सिस्टम के अंदर में, तो आपका कंसेंट ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कंसेंट, जो सिग्नेचर जो आप करते हैं अपने ओटीपी देके, ये लीगली वैलिड है। इसका मतलब अगर आपने कंसेंट दिया है, ओटीपी डाला है, तो इसका मतलब सेम चीज है जो आप पेपर पे साइन करते हैं। ये इंडियन रूल के अंदर में माना गया है और इसकी वैलिडिटी है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपने साइन कर दिया ओटीपी से और कह रहे हो यार मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मानूंगा ही नहीं क्योंकि मेरे पेपर के साइन दिखाओ। तो ऐसा नहीं है। अगर आप आधार नंबर से अगर आप ई सिग्नेचर कर रहे हैं तो उसकी भी उतनी वैलिडिटी है जितनी आपकी पेपर पे है। हाँ, अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं जिसमें कहीं पे आपको सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, कुछ जगह पे ओटीपी के सिग्नेचर से भी काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह ओटीपी चलेगा और सब जगह सिग्नेचर चलेगा, अलग अलग कैटेगराइजेशन है। पर बहुत सारी चीजों में आधार बेस्ड जो ओटीपी का साइन करते हैं वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। तो दोस्तों ये था इंडिया स्टैक, जिसके 4 लेयर के बारे में बात की है। अब हम जानते हैं रजनी कौन है और रजनी को लोन मिलेगा कि नहीं। आइए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में अगर हम एक रजनी कौन है, रजनी एक फ्रूट सेलर है जिसको आई स्पिरिट कहता है कि अगर हम रजनी को लोन दे पाने में सक्षम हुए तो हम बहुत लोगों को लोन दे पाने में सक्षम होंगे। रजनी कौन है? रजनी एक रोड के किनारे जो फल सब्जी बेचते हैं वो एक महिला है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाओं के लोन के बारे में है। प्लीज ये चीज को क्लियर कर दीजिएगा कि रजनी जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम आई है कि इंडिया स्टैक के माध्यम से महिलाओं को ही लोन मिलेगा। रजनी का मतलब है कोई भी जो कि व्यवसाय कर रहा है, जिसको लोन की जरूरत है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, बड़ा हो छोटा हो, कैसा भी काम कर रहा हो। रजनी का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को लोन मिलेगा इसके माध्यम से, कोई स्कीम नहीं है ये एक सिस्टम है जिसके माध्यम से कोशिश कर रहा है स्पिरिट, पूरा देश कोशिश कर रहा है कि हम उन सभी को भी लोन दे सकें जिनके पास ना डेटा है, ना एक कह सकते हैं वो एक सिस्टम है जहां पे वो जाके अपना फिजिकल कॉपी जा सकें। वो अपना दिन रात काम करते हैं और दिहाड़ी पे काम करते हैं, हर दिन पैसा कमा रहे हैं। क्या हम उनको लोन दे सकते हैं? अगर हम उनको लोन दे सकते हैं तो हम किसी को भी लोन दे सकते हैं। तो इस फिलॉसफी के साथ रजनी को एक आप कह सकते हैं एक पर्सोना मैप बनाया गया है, आप कह सकते हैं एक पर्सोना बनाया गया है, आप कह सकते हैं कि उसको एक ऐसा पोर्ट्रे किया गया है कि रजनी है, अगर हम उसको लोन दे पा रहे हैं तो हम बहुत सारे लोगों को केटर कर पाएंगे। तो एक पिक्चराइजेशन रजनी को मानिए रादर दैन एक इंस्टीट्यूशन के या एक इंसान के कि रजनी जो औरत है उनको लोन मिलना चाहिए। तो उसी इस बैकग्राउंड के साथ हम रजनी को समझने की कोशिश करते हैं कि रजनी को लोन मिलेगा कि नहीं। आज के डेट में रजनी को लोन मिल पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी कहती है सेल्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है। इनको समझाएं कैसे? इनका फोटोकॉपी लेना बहुत मुश्किल है, घर का वेरिफिकेशन कर पाना मुश्किल है,
आप कह सकते हैं कि इनको सर्विस कर पाना बहुत मुश्किल है, बार बार कलेक्शन करने के लिए जाओ। लोन लेंगे तो छोटे अमाउंट का मान लेते हैं हम, अगर 2,000 रुपए का लोन लिया, 1,000 रुपए का लोन लिया, 20,000 का लोन लिया, 50,000 का लोन लिया, जितने का भी लोन लिया है, वो लोन का कलेक्शन का कॉस्ट जो है कि मैं उनके घर जाऊं या उनकी दुकान पे जाऊं पैसा कलेक्ट करूं, मेरा कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो एक हो सकता है कि बहुत सारी कंपनियों के अंदर वो हिचक हो कि हम लोन कैसे देंगे और सर्विस कैसे करेंगे। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे कस्टमर्स जिनको हम थिन फाइल भी बोलते हैं एक क्रेडिट ब्यूरो के टर्म में, जिनके पास इतना डेटा नहीं है लोन का, या इतनी इंफॉर्मेशन या इतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी या वर्दीनेस दिखा सके कि मुझे लोन मिलना चाहिए और मैं लोन चुका सकती या सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये तीन प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे लिखे हैं, एक सेल्स का कॉस्ट कि भाई बहुत मुश्किल है उन तक पहुंच पाना, दूसरा सर्विस करना कॉस्ट, और थर्ड जो है कोई भी क्रेडिबल डेटा नहीं है जिसके बेसिस पे हम इसको लोन दे सकते हैं। तो अगर इन तीन प्रॉब्लम को देखें तो आज के डेट में रजनी को लोन मिल पाना मुश्किल है, पर रजनी हार नहीं मानेगी और ना हम हार मानेंगे। तो आइए स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या रजनी को लोन मिलेगा और क्या इंडिया स्टैक हेल्प कर पाएगा रजनी को लोन लेने में। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये देखिए, रजनी को लोन देने के लिए हमें 7 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या है, रजनी को एक लोन चाहिए, नीड्स अ लोन, उसको लोन चाहिए। वो कह रही है कि ठीक है, लोन देने के लिए मैं डेटा देने की मुझे जरूरत है, मैं दे दूंगी। डेटा का मतलब क्या हुआ, आधार नंबर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, जो कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आप दे सकते हैं उसके बारे में। और जैसे ही आप इंफॉर्मेशन देते हो, आपको जो लोन है वो आपको लोन का ऑफर मिलेगा रजनी को, और रजनी फिर उसमें से चुनेगी। ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, इंपॉवरमेंट पे फोकस कीजिएगा। इसमें रजनी को ऑफर मिलेंगे उसके स्मार्टफोन या फोन के ऊपर, और रजनी चूज करेगी कि किससे लोन लेना है। पहले क्या होता था, जो बैंक वाला आ गया आपको बोल दिया भाई साहब ये लोन ले लो आप, या बहन जी ये लोन ले लो, आप लोन ले ले सकते थे। पर आज के डेट में इंडिया स्टैप के माध्यम से ये पॉसिबल हो सकता है कि रजनी चुनेगी कि मुझे किससे लोन चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट या जो कुछ भी उसमें एक्सप्लेन किया होगा। उसके बाद क्या है, रजनी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे लोन चाहिए, उसको लोन बैंक के खाते में मिलता है, फिर वो अपना सामान बेचती है, उसके बाद जो पैसे आते हैं उसके बैंक खाते में उससे वो लोन चुका देती है। और रजनी एक खुश महिला है, या रजनी एक ऐसा आप कह सकते हैं एक ऐसी पिक्चर है, एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है जिसमें जिसको लोन चाहिए। तो अब आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सिंपल है, या फिर शायद पीयूष को वास्तविकता की जानकारी नहीं है कि ऐसे लोन नहीं मिल सकता इस सेगमेंट ऑफ लोगों के बारे में। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लम है सोल्यूशन है, हम कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं अगर इनको एक लोन चाहिए तो क्यों ना हम एक क्रेडिट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन बनाएं। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, क्रेडिट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन आप कह सकते हैं शायद मान लीजिए बैंक बाजार कोई कंपनी है, लेट से लोन बाजार कोई कंपनी है, आई डोंट नो, मतलब बोल रहा हूं मैं, पॉलिसी बाजार कोई कंपनी है जो पॉलिसी को एग्रीगेट करती है, बैंक बाजार है शायद जो बैंक के लोन को एग्रीगेट करती है, लोन बाजार कुछ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे बैंक जो हैं वो अपने लोन को एक तरह से वहां पे दिखाते हैं और एक कस्टमर है जो आके चूज करता है मुझे किससे लोन लेना है। तो पहला हमने क्रेडिट मार्केट प्लेस एप्लीकेशन बना दिया। उसके बाद जब बना दिया तो अब इस ऐप को चाहिए कि कौन कस्टमर है जो हमारे ऐप पे आके लोन खोज रहा है। तो इसमें क्या होता है, रजनी बोलती है कि ठीक है मैं लोन देखना चाहती हूं, पर पहले मैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा जिसके बेसिस पे मुझे कस्टमाइज्ड ऑफर मोबाइल पे दिखेगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कंसेंट देती हूं, अपना कुछ बेसिक डिटेल देती हूं। ये जो एप्लीकेशन है वो डेटा को अलग अलग सोर्सेज से लेकर आता है। उसके बाद क्या कहता है, ये बहुत सारे ऑफर अब उसके ऐप पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमाइजेशन हो चुकी है और सब कुछ रियल टाइम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन तक वेट कीजिए आपको ऑफर बाद में आएगा, रियल टाइम एप्लीकेशन में आ रहा है। अब इसका क्या हुआ, मार्केट प्लेस बन गया। अब क्या है, रजनी ने देखा बहुत सारे बैंक्स के लोन है, इसके भी लोन है उसके भी लोन है, किसका किसका लोन लूं, किसके टर्म्स अच्छे हैं, किसका ईएमआई कम है, किसका इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या किसी में प्रीपेमेंट चार्ज है कि नहीं, प्रीपेमेंट मतलब अगर लोन पहले पे कर दिया तो कोई चार्ज करेगा कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीजों के बेसिस पे वो एक लोन लेती है। अब जैसे ही वो दबाती है कि हाँ भाई मुझे इस बैंक से या इस इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए, वो लोन फटाक से तुरंत ही उसके बैंक के खाते में चला जाता है। ठीक है, और बैंक के खाते में जब जाता है, और वो यूपीआई के माध्यम से जा सकता है, आईएमपीएस के माध्यम से जा सकता है, एनईएफटी के माध्यम से जा सकता है, आरटीजीएस के माध्यम, किसी भी माध्यम से उसके बैंक में खाते में पैसे जाते हैं। अब
जब बैंक में खाते में पैसे आ गए, वो जाती है, अपना फल खरीदती है, सब्जी खरीदती है, जो कुछ भी बेच रहे हैं या बेच रहा है कोई, वो खरीदता है और उसके बाद क्या करता है, उसको बेचना शुरू करता है। अगर वो सामान बेच रहा है या बेच रही है और पैसे अगर वो कैश मिलेगा, तो वहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि उसको पैसे बैंक में डालने पड़ेंगे लोन चुकाने के लिए। इससे बढ़िया वो क्या करती है, वो क्यूआर कोड लगा देती है, या कि भाई किसी के मदद से क्यूआर कोड लगा सकती है, अपने मोबाइल में भी क्यूआर कोड दिखा सकती है, भीम का यूज कर सकती है, फोन पे का यूज कर सकती है, पेटीएम का यूज कर सकती है, किसी का भी एक क्यूआर कोड यूज कर सकती है पैसे लेने के लिए। अब जो पैसा यूपीआई के माध्यम से आ रहा है, यूपीआई के माध्यम से उसके बैंक के खाते में आ गया। अब जब उसने सामान बेचा और अपने बैंक में खाते में पैसे लिए, उसने सेम कंपनी जिससे लोन लिया था उसमें सेटअप कर लिया कि या तो हर दिन या हर महीने या हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते पे इतने पैसे मेरे बैंक खाते से काटते जाओ। अब आप समझ रहे हो, पूरा सर्कल जो है क्लोज हो गया। पहले उसको लोन चाहिए था, उसने डेटा दिया, उसने लोन चुना, लोन लिया, सामान बेचा, सामान के पैसे खाते में लिए और खाते से ही पैसे चुका दिए। क्या आप मानने को अब तैयार हो कि लोन मिलेगा रजनी को? अब हम जानेंगे कि इसमें इंडिया स्टैक कहां आता है। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, शायद पॉसिबल है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस चीज को समझ लोगे, हाँ पॉसिबल तो है, थोड़ा मुश्किल है पर कर सकते हैं, और ये इंडिया स्टैक के माध्यम से बहुत ईजी हो गया है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट स्टेज पे हैं रजनी को लोन मिलने के। अब देखिए, क्रेडिट मार्केट एप्लीकेशन में उसने क्या किया, आधार की ई केवाईसी, मतलब आधार नंबर डाला, ओटीपी जो आया उस ऐप में डाला और उसको वो ई केवाईसी करा, जिसके माध्यम से जो उसको डिटेल मिलनी थी उसका इंफॉर्मेशन ऐप के पास गया। ऐप ने बोला ठीक है, हम कस्टमाइज करके ऑफर देते हैं। उसके बाद क्या किया, रजनी ने बोला ठीक है, मैं अब अपना पैन कार्ड, आधार नंबर, ये सब चीजें भेज सकती हूँ। वो कैसे भेज सकती है, एक डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होता है, या कोई ऑथराइजेशन एपीआई, जो एपीआई के माध्यम से वो ऑथराइजेशन दे रही है कि ठीक है मेरा डेटा शेयर कर दो इस बैंक के साथ। अब डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन, अगर आपने आज तक कभी यूज नहीं किया है, एंड्रॉयड या आईओएस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डिजी लॉकर में आप अपना आधार कार्ड जो है वर्चुअली स्टोर कर सकते हैं, गाड़ी की का आरसी स्टोर कर सकते हैं, आप अपना पैन कार्ड स्टोर कर सकते हैं, मार्कशीट और बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इशूड है। इसका मतलब वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि आप उसका फोटो खींच के भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अपना पैन कार्ड डालोगे वो ऑटोमेटिकली आपका पैन कार्ड वहां पे जैसा आपको हार्ड कॉपी में दिखता है वैसा दिखने लगेगा। सिमिलरली आधार नंबर डालो, आधार कार्ड आपको दिखने लगेगा। आरसी का नंबर डालो, आरसी दिखने लगेगा। और आप आरसी को दिखा के, आपको जरूरत नहीं है फिजिकल आरसी की, आप डिजी लॉकर में आरसी दिखा के मोबाइल के ऊपर भी आपका काम चल सकता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फोकस नहीं करते हैं अभी फिलहाल। तो डिजी लॉकर से आपने डेटा दिया, उसके बाद क्या हुआ, आपके पास लोन का ऑफर आने लगा। फिर आपने कहा कि ठीक है ऑफर आ गया, अब आपने जब भी लोन लेते हो आपको एक कस्टमर को साइन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, याद है आपको, बहुत लंबा एक डॉक्यूमेंट जो आप पेपर पे साइन करते रहते हो। इसमें क्या होगा, आप पेपर पे साइन नहीं करोगे, आप क्या करोगे, एक ओटीपी आएगा, एक पीडीएफ आएगा, या मान लीजिए कोई छोटा सा डॉक्यूमेंट आता है रीजनल भाषा में या जिस भी भाषा में, उसको आप साइन करने के लिए अपना ओटीपी जो कि कंसेंट होता है डालते हो, और वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है, अग्रीमेंट साइन हो जाता है, आपके पास टर्म्स आ जाते हैं। आपको एक शायद लेट से व्हाट्सएप पे एक पीडीएफ आ गया, ईमेल पे आ गया, या प्रिंट आउट, जो कुछ भी आपको मिल जाता है। उसके बाद रजनी क्या करती है, उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, साइन कर लिया। अब जैसे ही साइन किया, तुरंत ही साइन करने के बाद उसके बैंक खाते में उतने पैसे आ गए, जो कि यूपीआई के माध्यम से आ गए। ठीक है, अब यूपीआई के माध्यम से जब पैसे आए तो उसने सामान बेचना शुरू किया, सामान खरीदा, बेचना शुरू किया। बेचने के बाद उसने कस्टमर को कहा आप मुझे यूपीआई के माध्यम से पे कर दो। अब जब यूपीआई के माध्यम से उसने पे किया तो बैंक खाते में पैसे आए। उसने इस कंपनी को जहां पे उसने लोन लिया था, अब जो उसने जो यहां पे लोन लिया था, उसने कहा कि इतने तारीख को इतना लोन मेरे खाते से काट लेना। वो भी ऐप में ही हो रहा है सब कुछ, रियल टाइम, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको बहुत टाइम लगेगा। तो वो जब लोन ले रही हैं उसी समय सेटअप कर सकते हैं कि आपके बैंक में यूपीआई के माध्यम से हम कितना पैसा काट सकते हैं। यूपीआई में पैसा काट भी सकते हो रेकरिंग बेसिस पे, जिसको हम मैंडेट बोलते हैं। उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं यूपीआई मैंडेट के बारे में। तो यूपीआई के माध्यम से पैसे उसके खाते से कट जाते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द स्टोरी, रजनी को लोन नहीं मिल सकता था, से हमने इंडिया स्टैक के माध्यम से रजनी को लोन दिलाने की कोशिश की। अब हम ये देखते हैं कि इसमें इंडिया स्टैक के कौन कौन से लेयर यूज किए हमने रजनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। अगर आप इस एक इंडस्ट्री में हैं, आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, आप एक फ्यूचर के एक फिनटेक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप एक बिजनेस में एक नौकरी में काम कर रहे हैं जहां आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाना है, आप प्लीज इंडिया स्टैक के बारे में जानिए। एक बहुत ही अच्छी चीज है। कोई भी सवाल शंका हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। पर इंडिया स्टैक के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और अगर आप नहीं भी करते हैं इस इंडस्ट्री में काम,
तो अगर आप एक रजनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या फिर आप जान सकते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग इंडिया स्टैक काम करता है। तो हम देखते हैं कि इंडिया स्टैक में जो हमने आधार ई केवाईसी जो रजनी ने शेयर किया वो प्रेजेंसलेस लेयर का पार्ट है। याद है मैंने आपको 4 लेयर्स बताए थे। उसके बाद जो डिजी लॉकर है वो कंसेंट लेयर का पार्ट है। आप कह सकते हैं जो उसने ई साइन किया वो पेपरलेस लेयर का पार्ट है। यूपीआई जो है वो कैशलेस है। यूपीआई जब से उसने खाते में पैसे लिए, जब वो पैसे कस्टमर से ले रही है तो वो कैशलेस लेयर है, जब वो पैसे चुका रही है लोन का रीपेमेंट तो भी वो कैशलेस लेयर है। अब ये आपने देख लिया कि कैसे इंडिया स्टैक ने रजनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पर इंडिया स्टैक अकेले नहीं कर सकता। इंडिया स्टैक जैसा मैंने बताया कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक आर्किटेक्चर है जो कि बहुत सारी कंपनीज को हेल्प करती है कि आप उनके एपीआई का यूज करके कोई नया एप्लीकेशन बनाओ ताकि आप रजनी जैसे बहुत सारे कस्टमर्स की मदद कर सको, उनको हेल्प कर सको। अब एक चीज जो आपने देख रहे हो कि ये चीज छूट गई है, लोन जो है वो कौन से लेयर का पार्ट होगा कि बेस्ट ऑफर आ रहा है। तो जो लोन है वो एक इंडिया स्टैक पे बनी हुई एक अदर एक कह सकते हैं आर्किटेक्चर है जिसको हम बोलते हैं ओकेन। OCEN, ओकेन, इसको ओकेन प्रोनाउंस करते हैं। तो ये क्या होता है, एक लेंडिंग के लिए, जैसे यूपीआई डिजिटल पेमेंट के लिए ओकेन जो है वो लेंडिंग के लिए सिमिलर प्लेटफॉर्म लेके आएगा। इसके बारे में मैं अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ओकेन क्या है, बहुत ही अच्छी चीज है। आप इनफैक्ट ओकेन के माध्यम से स्विगी से लोन ले सकते हैं, जोमैटो से लोन ले सकते हैं, अमेजोन से लोन ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। वो खुद लोन नहीं देगा, लोन कोई आपको बैंक ही दे रहा होगा, पर ये एक ऑथराइज्ड इकोसिस्टम होगा कि वो कैसे पार्टनर करके रियल टाइम में आपका लोन असेसमेंट करके आपको लोन दे सकते हैं। तो वो ओकेन होगा। अकाउंट एग्रीगेटर आपने देखा होगा कुछ साल पहले आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अकाउंट एग्रीगेटर के लाइसेंसेस दिए हैं। अकाउंट एग्रीगेटर का जो काम होगा वो होगा कंसेंट मैनेजमेंट का। तो मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। तो आई एम श्योर आज के वीडियो से आपको यह समझ में आ गया होगा इंडिया स्टैक है क्या और कैसे वो रजनी जैसे कस्टमर्स की मदद कर रहा है लोन लेने में, और हमारी और आपकी भी मदद कर रहा है बैंक का खाता खोलने में, सिम कार्ड लेने में, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने में, यार बहुत सारी ऐसी चीजों में। ये एक इनविजिबल सिस्टम है इंडिया स्टैक, जो आपको दिखेगा नहीं। कहीं ऐसा नहीं आएगा कहेगा इंडिया स्टैक से साइन कर लो, तो वो ऐसा कहीं दिखेगा नहीं। पर अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो, या फिर आप आधार के ओटीपी से कहीं पे सिग्नेचर कर रहे हो, या ई साइन कर रहे हो, या आधार के माध्यम से पैसे निकाल रहे हो, या फिर आप डिजी लॉकर के माध्यम से आधार अपना या पैन कार्ड नंबर या आरसी किसी आप ट्रैफिक पुलिस को दिखा के कि हाँ ये मेरा एक आरसी है, जो एक डिजिटल फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हो, तो थैंक्स टू इंडिया स्टैक आर्किटेक्चर बहुत सारे मिनिस्ट्री, बहुत सारे इकोसिस्टम, गवर्नमेंट का विल पावर, ये आप कह सकते हैं एक इकोसिस्टम, एक पॉलिसीज, मतलब बहुत सारे लोगों का रोल है इसके अंदर में। आप इंडिया स्टैक ऐसा मत समझिएगा स्पिरिट ने बैठा एक कोडिंग घड़ी एक सिस्टम के अंदर में कहा ऐसा होगा। तो एक्चुअली आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिया स्टैक एक्चुअली एक एपीआई के सिस्टम के बजाय एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम का एक ऐसा कह सकते हैं कॉमन पूल है कि सब लोगों ने कहा, सब लोग साथ आके, सारे मिनिस्ट्रीज और सारे इकोसिस्टम ने कहा चलो कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कोई डेटा जो है वो किसी मिनिस्ट्री या किसी सिस्टम के पास ना रह सके। ऐसा ना हो कि एक बैंक का डेटा है वो कह रहा है मैं डेटा नहीं दूंगा अपना, मेरा कस्टमर है, मेरा डेटा मेरे पास है। यूआईडीआई कह रहा है आधार का डेटा है मेरा है, मैं अपने पास रखूंगा। तो एक सिक्योर्ड फॉर्मेट में बिना कस्टमर की प्रिवेसी को या कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं उसको हैम्पर किए बिना, क्या हम एक बहुत ही सिक्योर्ड फॉर्मेट में किसी इन डेटा को शेयर करके क्या हम कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सोल्यूशन बना सकते हैं जिसमें रजनी जैसे कस्टमर्स की मदद कर सकते हैं। और क्या एक छोटी कंपनी, फिनटेक की कंपनी, ऐसा नहीं है कि इसका एक्सेस एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के पास है, छोटी कंपनी भी इस इकोसिस्टम का पार्ट बन सकती है। इनके इस आर्किटेक्चर के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस थॉट प्रोसेस के ऊपर कंपनी अपना सिस्टम बना सकती है। अगर आप एक कंपनी है जो यूपीआई का यूज कर रहे हैं, आप इंडिया स्टैक को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। अगर आप एक कंपनी है जो एक इंश्योरेंस का पेपर या एक बैंक का पेपर या इस टाइप का कोई लोन सेल करते हैं और आप उस पर साइन करवाते हैं उस डॉक्यूमेंट पे, आधार ओटीपी के माध्यम से आप इंडिया स्टैक यूज कर रहे हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट खोला है आधार के माध्यम से, आप इंडिया स्टैक यूज कर रहे हैं। अगर आप अपना एक ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन करते हैं, इंडिया स्टैक यूज कर रहे हैं। आप आधार के माध्यम से पैसे निकालते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट से, आप इंडिया स्टैक यूज कर रहे हैं। और आगे आप और भी बहुत सारे इसके यूज केसेस हैं। ये तो फाइनेंशियल सर्विसेज की हुई, हेल्थ में भी एक ऐसा ही
एक बदलाव, एक ऐसा ही एक सिस्टमैटिक चेंज आप कह सकते हैं कि देख सकते हैं, जैसे यूपीआई के माध्यम से हुआ था। क्या हम डेटा प्रोटेक्शन में देख सकते हैं? क्या हम उसको हेल्थ के अंदर देख सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ा समय लगेगा। उसके बारे में जैसे जैसे सिस्टम आता जाएगा मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। आप अपना फीडबैक देते जाइए, कमेंट्स देते जाइए कि और किस टॉपिक पे आपको जानना है फिनटेक या फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूं आप लोगों के लिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, ख्याल रखें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।